नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और आगे भी अपनी आवाज़ के माध्यम से आपकी आवाज़ को बुलंद करती रहूंगी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक है ये तमाम लोग और सभी लोग चाहते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको सारी खबरों से रूबरू कराएं। रोडवेज स्थित चैम्बर कॉमर्स में बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर की गई चर्चा। कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज रहे मौजूद। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रहे मौजूद। नए साल के पावन अवसर पर मोहम्मद नदीम ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों को नववर्ष की दी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से व्यापारियों ने भी नववर्ष की दी हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों से की अपील, अपने देश में एकता मित्रता बनाए रखे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मोहम्मद इमरान कांग्रेस पार्टी के नेता है, काफी सालों से तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से अपने विचारों को रखते हुए अपनी आवाज़ को किया बुलंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए भारत के भविष्य के बारे में की चर्चा। सभी से अपील करी कि आप सब लोग मिलजुल कर रहे, हम सब में एकता है और हम एकता के साथ रहना चाहते हैं। हमें लड़ाने वालों को आप बिल्कुल बहिष्कार करें। इस कार्यक्रम में सभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने गंभीरता से विचारों को सुना और अपने विचारों को रखा। सबका कहना ये था कि वाकई हमारा देश आज खतरे में है और हम चाहते हैं कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने विचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि हमारा देश और भी ज्यादा खूबसूरत रहे। और खबरें विस्तार से। दिल्ली रोड स्थित चैम्बर कॉमर्स में आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचारों को रखा और काफी गंभीरता से देश के बारे में सोचा। सभी ने अपनी अपनी राय रखते हुए कहा कि हम चाहते हैं जैसे देश के अंदर आज भारत में लोकतंत्र की हत्या की जाती है और ऐसी बातों पर हम लोग गंभीरता से नहीं सोचते हैं। हमें सोचना चाहिए अपने देश और अपने समाज के बारे में, हमें ऐसी बातों पर चर्चा करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर पहुंचे मेरठ में सभी पत्रकारों के साथ रूबरू होते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, भारत पर हम गंभीरता से सोचें, हमें अपने भारत के लिए क्या सोचना है। बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर की गई चर्चा। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए भारत के बारे में अपनी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जिस तरह से आज भारत के विचारों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भाई से भाई को लड़ाया जाता है और हम इस बात पर बिल्कुल गंभीरता से नहीं सोचते। कभी वो दौर था कांग्रेस का जब सभी लोग भाईचारे से मिलकर रहते थे, मगर आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी हत्या की जाती है और हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही इस बात का दोषी ठहराते हैं कि हम इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते। उन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अपने अपने विचारों को रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हिंदुस्तान अखबार मेरठ के पूर्व संपादक भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नवीन शर्मा ने भी अपने विचारों को रखा। डॉक्टर विनोद जैन इंडियन मैगजीन एसोसिएशन मेरठ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने भी अपने विचारों को रखते हुए आगे की बात बताई। उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक हैं और सभी ने एक ही मुद्दे पर बात करी कि विचार हमें ऐसे करने चाहिए, सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एकता का प्रतीक नजर आए। मंजीत सिंह कोछड़, सलीम पठान, बार एसोसिएशन के काफ़ी सदस्य इसमें मौजूद थे। सभी ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए एक ही मैसेज दिया कि हम भारत के सभी नागरिक हैं, हम सबको चाहिए मिलजुल कर रहना। हम अपने देश में एक गुलदस्ते से पूरा देश नहीं सजा सकते, हम सब एक गुलदस्ता ही हैं और हमें हर प्रकार का
फूल चाहिए। तो हमें भी मिलजुल कर रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। जिस तरह से आज भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, समाज में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, हम आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे और अपने भारत को खूबसूरत बनाएं। आइए दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से। नगमा की स्पेशल रिपोर्ट मेरठ से। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के। पहुंच गए भाई लेके आओ बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, तो यकीनन वो हमारा बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप चाहेंगे तो हालात बदलेंगे। हम उन लोगों में नहीं है जो मायूस हो जाते हैं कि अब तो स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, कुछ होने वाला नहीं, अब कुछ बदलेगा नहीं कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और देश की जनता पर विश्वास रखना चाहिए। यही वो जनता है, यही वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस हुकूमत से लड़ाई लड़ी जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, जो आजादी से ज्यादा दुनिया पर जिनकी हुकूमत थी उसको भी गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने उनको इस देश को छोड़ने पर मजबूर किया। ये कब मुमकिन हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जब जनता ने फैसला कर लिया कि हम फिल्मियों के तले या अंग्रेजों के तले हम नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी हुकूमत चाहते हैं, हम अपनी सरकार चाहते हैं, हम अपने हाथ से अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। तो ये फैसला कर लिया तो फिर उसमें कोई देर नहीं लगी, संघर्ष करना पड़ा, इसमें शक नहीं है। लेकिन जब फैसला लोगों ने 1942 में कर लिया, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब दिया गया, तो उसके बाद से फिर स्थिति बदलती चली। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग इस देश में लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देंगे, इस देश को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटकने नहीं देंगे। हम इस देश में गांधी जी के सर्वधर्म समभाव को लेकर चलेंगे और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम सब एक है। हिंदुस्तान की जो ताकत है वो इसी में है कि हम सब लोग मिलकर काम करें, देश के लिए काम करें। देश के जो बुनियादी सवाल हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार के जिक्र यहां किया गया और तमाम ऐसे जो मसाइल हैं उनका हल हमें ढूंढना पड़ेगा और वो तभी हो पाएगा जब हम एकजुट होकर करें। हमें कोशिश जरूर होती है, समय समय पर प्रयास होता है लोगों का कि हमें भटका दिया जाए, जो नॉन इश्यू है उसको इश्यू बना दिया जाए। तो इससे हमको होशियार होने की आवश्यकता है और हमें हमारा एक ही संकल्प है। बुद्धिजीवी वक्ता यहाँ उन्होंने अपनी बातों को रखा और बहुत जिसको कहा जाए कि आम भाषा में उन्होंने तमाम बातों को आपके समक्ष रखा। मुझे विश्वास है कि उनकी बातों से आप सभी लोग प्रभावित होंगे और कुछ सीखकर यहां से जाएंगे, कुछ लेकर यहां से जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे ही काफी विलंब हो चुका है। पिछले 4-5 घंटे से शायद ये कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है इस विषय पर। उसकी
लोकतंत्र के भविष्य के बारे में, क्या आने वाले दिनों में भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, कितना सार्थक होगा, उस पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। ये बात सही है कि भारत का जब संविधान की रचना हुई तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और देश के माने जाने बुद्धिजीवियों ने बहुत मंथन के बाद, चिंतन के बाद उन्होंने ये फैसला किया या निर्णय लिया या इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत को अगर हमें एक प्रगतिशील, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश बनाना है, राष्ट्र बनाना है, तो उसका रास्ता लोकतंत्र से होकर ही जाता है। हमने लोकतंत्र को अपनाया। हमारे देश की जो बनावट है, जो रचना है, उसको भी उन्होंने ध्यान में रखा कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले, आस्था के मानने वाले लोग हैं, सैकड़ों जबानें बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग तहजीब है, और इसलिए उन सबको लेकर चलने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो लोकतंत्र में है। और हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक प्रकार से हमारी आवश्यकता थी। हमने इस देश को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर ले जाने का जो हमने प्रयास किया, वो हमारी जरूरत थी, हमारी आवश्यकता थी। क्योंकि भारत को एक रखना था, एकजुट रखना था। लंबी गुलामी के बाद जो कि हमारे पूर्वजों ने ये रास्ता बहुत सोच समझ कर अपनाया था, क्योंकि बुनियादी तौर पर हर व्यक्ति, हर इंसान वो लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मतलब वो चाहता है कि उसको विश्वास मिल जाए, उसको भरोसे में लिया जाए, उसको सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले। ये एक इंसानी, एक तरह से वो लोगों के हमारे खून में है, हमारे शरीर में है कि हम उसको किस तरह से अपनाते हैं। आज जो हमारे देश के अंदर जो चल रहा है वो हम और आप सभी देख रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट के कभी अभी जो आखिरी सेशन हुआ है, खत्म हुआ है सत्र, उसमें क्या हुआ? उसमें लगभग 150 जो हमारे सांसद हैं वो निलंबित कर दिए गए। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। तो यहां पर हम सब लोगों को यह फिक्र करनी पड़ेगी कि जो सबसे बड़ी हमारी पंचायत है लोकतंत्र की और देश की, वहां अगर किस तरह का कदम उठाया जाता है तो ये हमारे लोकतंत्र का अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं। कई बिल पास कर दिए गए, महत्वपूर्ण बिल पास कर दिए गए, बिना बहस के, बिना उस पर चिंतन किए हुए। जबकि लोकतंत्र का सबसे जरूरी अंश हमको लगता है कि यह है कि संवाद होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और
कोई भी कदम उठाने से पहले हमें दूसरों को विश्वास में लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर वो फैसला कर लेते हैं बिना जिस पक्ष के लिए हम कोई फैसला करते हैं, जैसे भी ड्राइवर की बात कही गई, इससे पहले हमारे कोचर साहब ने कहा कि नोटबंदी हो गई या और इस तरह की बहुत सारी बातें अभी कही गई। ये जो फैसले लिए गए एक तरफा लिए गए, उसमें जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, किसानों का मसला, किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए, वो फैसला, वो निर्णय बिना उनको विश्वास में लिए, मजदूरों के प्रति फैसले लिए, तो कम से कम लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जब आप किसी के लिए कोई कानून बनाने जा रहे हैं, कोई फैसला, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उस पक्ष को विश्वास करिए, उससे बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। यही लोकतंत्र सिखाता है, लोकतंत्र बढ़ाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई है कि हम जो चाहे हम फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुमत है। ये जो एक मानसिकता बन गई है या बढ़ाई जा रही है, वो ठीक नहीं। ठीक है, जनता ने आपको चुनकर भेजा, आपको बहुमत दिया, आपने सरकार बनाई, 5 साल के लिए आपकी सरकार है, तो इसका हरगिज भी मतलब नहीं है कि आप हर फैसले उस आधार पर ले लें कि हमको तो 5 साल के लिए चुना गया है, इसलिए हम जो चाहे फैसले ले सकते हैं, हमको तो जनता का मैंडेट मिला हुआ है। ये मेरा ख्याल है उचित नहीं है। लोकतंत्र का एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पक्ष है, विपक्ष। एक जो लोग शासन में हैं और जो लोग विरोध में हैं। और जिसका भी विनोद जी ने कहा कि हमारे जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, उसका नेता बना के भेजा गया। ये भी एक बात थी। आज वो कई दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो कहने का बात यह है कि जब तक हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, तो कैसे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। विपक्ष विहीन सरकार बनाने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है, एक जमाने कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अब वो कहा जा रहा है एक तरह से विपक्ष मुक्त सरकार। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र पे कहीं न कहीं प्रश्न उठता है, सवाल उठते हैं। तो हम लोगों को इन बातों को गौर करने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी हुई जिन लोगों ने भी जो बातें कही, ऐसा लगा कि वो बिल्कुल हृदय से उनकी बात निकल रही है, दिल से कहा। और इतना लोकतंत्र के लिए लोगों ने अगर मेरठ जैसी जगह में, आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में ये चिंतन है, ये फिक्र है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, मजबूत करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आवाज, ये संदेश सभी जगह धीरे धीरे जाएगा और जाना चाहिए, क्योंकि अकेले कोई व्यक्ति, अकेले कोई चाहेगा कि हम इसका बेड़ा उठा लें या इसको बचाने का जुर्मा लें, तो नहीं हो सकता। जब तक ये जनता के बीच से ही आवाज नहीं उठेगी, लोगों के बीच से नहीं उठेगी, तब तक ये संभव नहीं है। हमारी जो ये लोकतंत्र की जो आज जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को जागरूक किया। आइए बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द हमारे दर्शकों से। देखिए, आज मेरठ आकर बहुत खुशी हुई। यहाँ के बुद्धिजीवी
सारे लोग भटके हुए और देश में जो एक तरह से लोकतंत्र में प्रहार हो रहा है, उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है, उसके विरुद्ध में सभी लोगों ने अपने विचार को रखा। और ये अच्छी बात है कि लोगों के अंदर इतनी चेतना है, लोगों के अंदर ये बात वो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र पर अगर किसी तरह का प्रहार होता है तो ये देश क्या एक मैसेज देना चाहेंगे विपक्ष पार्टी को, क्योंकि आज काफी लोग इस बात के लिए आवाज उठाते हैं कि जाति धर्म को लेकर कुछ रुक रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम नागरिक को? ये दुखद है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है और सर्वधर्म संभाव में लोगों का विश्वास है। अगर वहाँ किसी तरह के इस तरह की सांप्रदायिक बात कही जाती है तो वो ठीक नहीं है, समाज उससे कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता के आवाज के माध्यम से एक मैसेज दिया कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज जनता की हर आवाज उठाती हूँ, हमारे बारे में दो शब्द क्या कहेंगे आप? मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और आज के जमाने में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोगों को के अंदर एक चेतना पैदा करें और आप कर रही हैं इस काम को, मैं इसके लिए आपको बधाई दूँ। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है, हमेशा करती रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया और मैं चाहती हूँ आप लोग भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम सबको मिलजुल कर रहना है, तभी हमारा देश और भी ज्यादा खूबसूरत रहेगा। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और ये अहद लेके अगर हम आज गए तो फिर ये गोष्ठी आपकी सार्थक हो जाएगी। बातें बहुत ज्यादा हैं, कहां से शुरू करूं कहां से ना करूं। पत्रकारिता में भी कई बार बड़ी दुविधा होती थी, लेकिन एक लाइन है ना वो कि झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा, सच बोलूंगा तो दूसरे को मिर्ची लगेगी, लेकिन बोलना तो सच ही। क्या लोकतंत्र, क्या परिभाषा? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन। क्या ऐसा लगता है मिल सकते हो किसी मंत्री से, मिल सकते हो एमपी से? अगर जानते नहीं, यही लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बड़े फूल हैं, बड़े खुशबू हैं, कुछ कमियां भी हैं। और वो आज मैं तारिक साहब से इसलिए साझा करूंगा कि ये और ऐसे मंच पे जाते हैं विनोद भाई और वो, कि बहुत अच्छी दो बातें मुझे लगती हैं। कोई कह रहा था खतरे में है, कोई कह रहा था अभी बूढ़ा हो गया है। मुझे लगता है अभी और मैच्योरिटी की जरूरत है, बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे और देखने होंगे। जैसे कि किसी पार्टी को कैंडिडेट चुनना है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, मेरा मतलब तारिक साहब से, जो बड़े लोग उस एरिया लेवल पे बैठे हैं और जनता से नहीं पूछा जाता, तो कम से कम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं कि अगली बार कोई भी पार्टी जब कैंडिडेट चुने तो कम से कम इन्हीं लोगों में से चुने जो रोज काम करते हैं। बहुत अच्छी बात कही भ्रष्टाचार की, अलग लगेगा कि कैसे रिलेवेंट है यार लोकतंत्र से, ये कैसे रिलेवेंट हो गया, बट इट इज ट्रूली रिलेवेंट। भ्रष्टाचार मेरे घर में हो, आपके घर में हो, कहीं भी हो, जब तक हम उसे दूर नहीं करेंगे तो सच्चे लोकतंत्र से दूर रहेंगे। और जब हमारे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक जैन बोल रहे थे तो थोड़ा सा वो बहुत इमोशनल हो गए थे और पूरा उसी से तैयार भी हो गए थे और बोल रहे थे। मुझे पता नहीं कितने लोगों की बात समझ में आई, पर अगर उसका जिस्ट निकाले तो ये था कि दूसरे का डर दिखाया और आपका वोट ले लिया। जब इसमें सच्चाई में और उसमें फर्क करना, मीडिया पे भी कुछ प्रिजुडिस होने के या एक तरफ होने के आरोप लगने लगे। भाई हमने तो ये कभी सोचा नहीं था। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मतलब अडानी के मसले पे अगर संसद में जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है तो इसके भी समर्थन में लोग खड़े हो गए कि वो जवाब क्यों देगा साहब, सीधी काम करते रहेंगे। संसद में हमला हो जाता, वहां चाहे वो स्मोक बमी थे, कुछ भी हो सकता था, वो एंथ्रेक्स भी हो सकता था, वो पॉइजन पाउडर भी हो सकता था। तो उसके लिए क्या कहते हैं साहब, उस तरफ की अगर विचारों पर जाए,
इसमें गृह मंत्री के जवाब की क्या जरूरत है? स्पीकर माजी का हमने जवाब दे दिया। इन सारी बातों को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देखने की जरूरत है। वो ये रहा है कि घर में भाई बहन में लड़े हुए अगर एक दूसरे से बात करते पॉलिटिकल बात करने लगे तो वो अगर एक का समर्थक नहीं है तो समझ रहे हो किसका समर्थक नहीं है तो लड़ाई होने लगती। ये स्थिति आ गई। और जैसा अभी एग्जाम्पल के है खुदा यहाँ कोई करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं जाग तो जाता हूं पर जिंदा नहीं होता। तो जिंदा तभी होंगे जब हम सच्चाई का साथ देंगे और सच्चाई को पहचानेंगे, तभी शायद हम हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान जिसने बनाया और उसका हम पालन करते हैं, हम तभी खिलखिलाएंगे और तभी मुस्कुरा पाएंगे। और हम अगर मुस्कुराएंगे तो जमाना मुस्कुराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि तानाशाहों ने लोकतंत्र का जो है लवादा उड़ा हुआ है। और रही बात मीडिया पे आरोप लगाने की, तो ये आप भी जानते हैं कि वो आरोप ऐसे नहीं है कि हवा में है। और आज YouTube भड़ास निकालने का माध्यम नहीं है। आप देखें विनोद अग्निहोत्री जी, अजय दुबे जी और बहुत सब लोगों को भी YouTube पर जो चैनल्स हैं, जो चैनल्स सत्य हिंदी या और सब चैनल्स हैं 4 PM है, उनकी व्यूअरशिप जो है वो संभवतः शायद आज तक से ज्यादा आ रही है। मैं अगले वक्ता के रूप में सम्मानित श्री हरि जोशी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री हरि जोशी। मेरे असली में राजनीतिक गुरु डॉक्टर विवेक जैन है, ये झूठ बोल रहे थे, इनकी बात को सत्य माना जाए। अरोड़ा साहब, बाकी सभी, नए साल में ये पहली मुलाकात है आप लोगों से। महीना की जनवरी का चल रहा है, तो इसलिए कम से कम इतना तो बनता ही है कि मैं आपको नववर्ष की मुबारकबाद दूं। सबको नया साल शुभ और मंगलमय हो, बहुत शुभकामनाएं। तो लीप ईयर है, 4 साल बाद आता है। और लोकतंत्र में चुनाव 5 साल में आते हैं, यानी लोकतंत्र 1 साल बड़ा भाई है लीप ईयर का, आप मान सकते हैं। तो अब रोजाना हमको सुनाई देता है लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। रोडवेज स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें सभी दिग्गज नेता मौजूद है। आइए बात करते हैं इमरान से, क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। क्या कहना चाहेंगे इस नव वर्ष में एक आपने बैठक करी और शायद ये पहली बैठक है कांग्रेस की जो मेरठ में की जा रही है, क्या कहेंगे आप? पहले तो बहन आपका धन्यवाद कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ इस कार्यक्रम में आए और आपने उसको कवरेज दी। आज हमने बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से एक डिबेट करी है भारत में लोकतंत्र का भविष्य। जिस तरह से एक समुदाय को और दूसरे समुदाय से लड़ाया जा रहा है, भाईचारा कायम कैसे रह सके और आगे भाईचारे का भविष्य क्या हो सके, तो उस पर एक डिबेट है जिसमें बुद्धिजीवी हमारे विनोद अग्निहोत्री जी हैं और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी हैं और संपादक हमारे अमर उजाला के हैं, हिंदुस्तान के हैं, और डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेता गौरव भाटी जी हैं, और तमाम कांग्रेस के और तमाम एनजीओ के लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए कि लोकतंत्र का जो भविष्य खतरे में आ रहा है उसको बचाया जाए और आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दिया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कार्य करेगी जिससे लगे कि हाँ वाकई अब हमारा देश सुरक्षित है, या हमारा देश में जो ये जाति धर्म को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं अब मुद्दे नहीं उठेंगे? देखिए, राहुल जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है और उस मोहब्बत की दुकान में एक फुलवारी है जिसमें सभी तरह के फूल हैं। बीजेपी ये चाहती है कि एक बाग के अंदर एक फूल, वो कभी हो नहीं सकता, वो बगीचा नहीं हो सकता, फिर वो तो फिर कुछ और बन जाएगा। तो राहुल जी ने जो मोहब्बत की यात्रा शुरू की है 14 तारीख से शुरू हो रही है। हमारे प्रदेश के नेता गौरव भाटी भी
उसमें साथ चलेंगे योगांश राणा, शबी खान और प्रदीप अरोड़ा जी, मैं खुद स्वयं चलूँगा। तो उसकी तैयारी है और एक मैसेज दे रहे हैं, यही मैसेज है कि डरो मत, आगे लिख लो और मोहब्बत की दुकान खोलो, और जो ये नफरत के बाजार सजाए जा रहे हैं इसको हमें खत्म करना है। क्या ऐसी बैठकें और भी ज्यादा की जाएंगी मेरठ के अलावा कहीं और भी? अब देखिए, ये बैठक तो खैर 1 साल से गौरव भाटी जी ने शुरू कर रखी थी। हर वार्ड में यूथ कांग्रेस कर रही थी, महानगर यूथ कांग्रेस, तो वो चल रहा है हमारा। लेकिन आज एक नए साल के विषय में भी नए साल की शुभकामनाएं देनी थी शहरवासियों को, देशवासियों को, तो इसलिए ये सब हमने कार्यक्रम किया और देश को और मेरठ शहर को एक मैसेज दे रहे हैं। कहीं चुनाव का मुद्दा लेकर तो नहीं आप लोग ये बैठक कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस कभी चुनाव के मुद्दे पे नहीं करती। कांग्रेस तो लड़ती है और लड़ेगी। सड़क पे आज भी कांग्रेस है और आज़ादी के टाइम भी कांग्रेस थे। पहले गोरों से लड़ रहे थे, अब चोरों से लड़ना है। तो हमारा तो काम लड़ाई का है, लड़ना है। इस बात का डर है आप लोगों को? हमें किसी चीज का डर नहीं है, हमें सिर्फ लोकतंत्र के का डर है कि वो कहीं खतरे में ना आ जाए इन फिरका परस्त लोगों से। आई कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, 2-3 सवाल और लेंगे, समय बहुत कम है, मगर चाहते हैं अपने दर्शकों को जानकारी दीजिए। सर, आपका परिचय, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव भाटी है जी, और आपके विषय में जो आज का प्रोग्राम है हमारा संविधान बचाओ, मैं इसी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज़ चुनाव के लिए या जो है अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं कर रही है। हमारा उद्देश्य है, हमने इस देश को, हमारे बुजुर्गों ने और सबने मिलकर इस देश को आज़ाद करवाया है, और उसकी नींव हमारे हिंदुस्तान की ये है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहें। सरकार हमारी कभी बने या ना बने, पर हम इसमें अपने लोकतंत्र की भी स्थापना करें, भाईचारा कायम रहे और ये लोकतंत्र कायम रहे। सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए कांग्रेस पार्टी की ही है, सरकार हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से मैं हर बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस पार्टी ने कुछ इसी तरह से एक मीटिंग रखी और सबको एकता की, साथ जोड़ने की बात करी, किसी पे टिप्पणी नहीं करी, मगर फिर भी इन्होंने अपनी बात को रखा कि हम चाहते हैं सभी धर्म के लोग एक साथ जुट होकर अपने देश के लिए कार्य करें। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज का साथ। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बिठा लिया बैठ, अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फट उठाई, बोले 2 सिपाहियों ने इसको भागते हुए पकड़ा, एक्सीडेंट करके मौका वारदात से भाग रहा था। और उसके बाद कहानी शुरू हुई और लोकतंत्र जो है वो डंडे में, पुलिस के डंडे में समाहित हो गया है हमारे। 90 दिन की रिमांड के बाद में एक गधे को ले जाकर अगर खड़ा कर दोगे और पुलिस वाला उससे डंडा दिखा के कहकर, सबसे पहले तो नववर्ष की सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मंच पर बैठे आदरणीय तारिक साहब बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, हम सब लोग पत्रकारिता में हो, राजनीति में है लंबे समय से। पत्रकारिता भी राजनीति सीधे तो नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ उसका संबंध बहुत निरंतरता का है। हाँ, हमारे पुष्पेंद्र भाई बैठे हुए हैं, हरि भाई हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा जी, संजय शर्मा जी, डॉक्टर जैन साहब, और प्रदीप अरोड़ा को का तो जिक्र इसलिए करना पड़ेगा कि प्रदीप को तो मैं तब से जानता हूँ जब ये NSUI में हुआ करते थे और हमारे दफ्तर में बाउंड्री रोड पर मेरठ में ये आते थे और प्रेस रिलीज भी लाते थे, घर पे भी मारते थे, बातें भी होती थी। तब मुझे लगता था कि इनके अंदर पोटेंशियल है। और बात है, इनकी पार्टी ने इनके पोटेंशियल को नहीं पहचाना है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि ऐसे कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, कम से कम वो नहीं मिली। और जो हो सकता है शायद तारिक साहब बैठे हुए हैं, इसलिए भविष्य में कुछ इनको अच्छी जिम्मेदारी मिले, इस उम्मीद के साथ। क्योंकि ये गोष्ठी जो आयोजित की, प्रदीप भाई ने मुझे फोन किया, कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। विषय क्या बोले? ऐसा हमने कहा राजनीतिक कार्यक्रम बोला नहीं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, हम लोग रहेंगे। मैंने कहा गैर राजनीतिक मैं जरूर आऊंगा। फिर उन्होंने बताया, हमने पूछा वक्ता कौन से, तो तारिक भाई का नाम बताया, तो तारिक भाई के नाम पर तो कोई एतराज होने का सवाल ही नहीं है, और बाकी सब लोग हैं। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। दरअसल मेरठ से मेरा बड़ा पुराना नाम है, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ पला पढ़ा हूँ,
लेकिन जितना प्यार मुझे कानपुर से है लगभग उतना ही है, उससे ज्यादा प्यार मुझे मेरठ से है। क्या बात है। क्योंकि मेरठ से मुझे पत्रकार के रोड पे गढ़ा। मैं नवभारत टाइम्स में जब लखनऊ के बाद दिल्ली आया और दिल्ली के बाद मुझे मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ब्यूरो चीफ बना के भेजा गया नवभारत टाइम्स। तो मेरी रिपोर्टिंग की, फील्ड रिपोर्टिंग की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश संस्करण का प्रभारी था, वहां से मैं आया करता था। मुझे दंगे जो मेरठ के ऐतिहासिक दंगे हुए थे, जो मलियाना हाकिमपुरा कांड हुआ था, दौराला वाला कांड हुआ था, वो सारे कांड हुए थे, सब मैंने रिपोर्ट किए। महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का गठन के बाद उनका मेरठ का ऐतिहासिक धरना और बहुत सारे काम, बहुत सारी घटनाएं उस समय 1989 का चुनाव। क्योंकि मुझे मेरठ में पोस्टिंग हो रही थी, मैं थोड़ी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि मेरठ से रिश्ता तो तारिक साहब जानते हैं, उनके बहुत अजीज मित्र थे और मेरे संपादक थे सुरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो जब मुझे भेज रहे थे मेरठ तो उन्होंने कहा देखो तुम डेस्क पे हो, डेस्क से तुमको मेरठ भेज रहा हूँ, तो मेरठ को एक ऐसे न्यूज सेंटर के रूप में डेवलप करो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग मेरठ को जाने। और उनका आशीर्वाद, राय बहादुर जी का आशीर्वाद और आप सबका, मेरठ की जनता का सहयोग और प्यार और मेरी थोड़ी बहुत मेहनत से हुआ ये कि उसके बाद जितनी घटनाएं मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई उनको इस तरह हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि मेरठ वाकई उस वक्त तत्कालीन जो मीडिया था, वो चाहे BBC हो, तो उस वक्त टेलीविजन नहीं होते थे, उस समय ज्यादातर इंटरनेशनल राइटर है, न्यूज वीक है, ये AP है, सारे संवाददाता सब मेरठ आते थे। मेरठ सेंटर बन गया था। और VP सिंह ने जो अपना शुरू किया था हरिद्वार की मीटिंग से मुजफ्फरनगर, चौधरी सिंह का वो दौर, सब मैंने कवर किया और वो उसने मेरी पत्रकारिता को निखारा और मैं आ गई। इसलिए मेरठ का मेरे पर कर्ज है। और इसीलिए जब मेरठ में कोई भी आयोजन होता है तो मैं जरूर चला कहीं जो क्षेत्रीय नेता है सब नायक ही तो है अपने क्षेत्रों में। तो जो नायकत्व को लड़ना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो पहले इससे मुक्ति चाहिए। जैसे पूछा जाता है किसके सामने कौन, एक सवाल आता है ना, अरे इसके सामने कौन है क्या मतलब है? अरे हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको चुनेंगे। हम तय क्यों करेंगे इसके सामने ये होगा तभी चुनेंगे? तो ये यहीं से फला के सामने कौन, फला के सामने कौन, यही कांग्रेस करती थी इंदिरा गांधी के जमाने में, यही आज बीजेपी कर रही है। सवाल हमारी लोकतांत्रिक, सबसे पहले लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारे अंदर लोकतांत्रिक चेतना मजबूत होगी। हम अपने परिवार में कितने लोकतांत्रिक हैं, अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपने समाज में कैसे लोकतांत्रिक हैं, हम समाज के वंचित तबकों के साथ कितना लोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं, हम दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ कितने लोकतांत्रिक हैं, ये सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र खाली एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र एक सामाजिक और आंतरिक व्यवस्था भी है। आप अपने जहां काम करते हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अपने मातहतों के साथ कितना लोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र एक, हम खाली ये मान लेते हैं कि 5 साल में एक बार चुन लिया और उसके बाद हम लोकतांत्रिक हो गए, जी नहीं। आज भी अगर गांव में घोड़े पर चढ़ने पर किसी को मारा जाए या उसका अपमान किया जाए तो कहां का लोकतंत्र है भाई समाज में हमारे? आज महिलाओं के प्रति नजरिया ये हो कि बीएसपी की घटना आपने देखी, मणिपुर आप देख रहे हो, या पहलवानों का आपने देखा, या और सभी राज्यों में कि महिलाओं को लेकर एक राजस्थान विधानसभा में मंत्री बयान देते हैं कि हम तो मर्दों का राज्य है, उसका पूरा सदन हंसता है। तो जब हमारी ये सोच है तो हम कहां के लोकतांत्रिक है भाई? इसलिए मैं कहता हूं कि पहले खुद लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा, अपने अंदर लोकतांत्रिक चेतना विकसित करनी पड़ेगी और तब उसके लिए आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इनकी तरफ जाना होगा। तो ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक हैं, भगत सिंह, ये इन्होंने लोग इस लोकतंत्र को बढ़ाया है। आज जो भारतीय संविधान है उसकी विचारधारा वो है जो आजादी की विचारधारा थी, आजादी के आंदोलन की विचारधारा थी, जिसमें समस्त धाराएं थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी और भगत सिंह मतभेद होते हुए भी एक दूसरे के प्रति आदर था, सम्मान था। जो आज आप अगर सोशल डिस्कोर्स में देखें तो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, कैसे आप 5 शब्द गांधी के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे नेहरू के बारे में, वो आप
और हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसके बाद अपना विवेक का इस्तेमाल किए बिना उसको मान लेते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र, राजनीति और लोकतंत्र में विशेष साथ ध्यान दीजिएगा। आपके लिए अक्सर एक चीज कही जाती है, किसानों का प्रदर्शन होगा, राजनीति मत करिए, पानी का राजनीति क्यों हो रही है? अरे भाई, राजनीति ही लोकतंत्र की प्राणवायु है। उत्तर कोरिया में क्या राजनीति हो सकती है? या जो नाम के हरिजोशी ने गिना है, वहां राजनीति हो सकती है? अगर राजनीति नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा, इसलिए राजनीति तो होनी चाहिए। और राजनीति जो है, राजनीति में खराब लोग हो सकते हैं, राजनीति में गलत नीतियां हो सकती है। गंगा में तमाम जगह पानी गंगा में खराब हो सकता है, लेकिन गंगा थोड़ी कोई हो सकती है। तो गंगा को अगर आप साफ करना, राजनीति को साफ करिए, अच्छे लोग चुनिए, अच्छे लोग लाइए, नैतिकताएं मान्यताएं राजनीति में स्थापित हों। लेकिन राजनीति, भाई राजनीति अगर जनता के मुद्दों पर नहीं होगी तो किस पे होगी? नाच गाने पर होगी क्या? किस पर राजनीति होगी? राजनीति जनता के मुद्दों पर। अगर कहीं पानी की समस्या है तो उस पर अगर कोई दल प्रदर्शन करता है, कोई संगठन प्रदर्शन करता है तो राजनीति है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? गांधी जी भी तो राजनीति कर रहे थे, आजादी के आंदोलन राजनीति तो थी। तो इसलिए ये कहना कि राजनीति नकारात्मक शब्द बना दिया राजनीति को, राजनीति क्या होगी? राजनीति विहीन लोकतंत्र तानाशाही की ओर ले जाता है, इसलिए राजनीति बहुत जरूरी है। तो कम से कम समाज में ये जो धारणा बनी हुई, इसको तोड़ने की जरूरत है। हाँ, राजनीति पर आप ये बहस कर सकते हैं, भाई नेताओं के चरित्र पर बात कर सकते हैं, दलों की नीतियों पर बात कर सकते हैं, कौन सी नीति सही है कौन सी गलत है, इन पर बात कर सकते हैं। आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन राजनीति को खारिज नहीं कर सकते। और राजनीति को खारिज करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। उसके पीछे कॉर्पोरेट भी शामिल है, उसके लिए बहुत लोग शामिल है कि राजनीति को इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि लोग राजनीति से तौबा कर लें और उसके बाद जो मनमानी करनी करो। इसलिए मुझे लगता है ऐसे विचारों से भी लड़ने की जरूरत है। लोकतंत्र के विकास में अगर हत्या हो गई होगी तो हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर रहे, और कर रहे नहीं कर रहे, सरकार पे बोले लोग। तो हत्या वगैरह नहीं हुई है, हाँ ठीक है, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, वो अपना नजरिया है, लेकिन लोकतंत्र को निरंतर संरक्षित, पोषित, विकसित करने की जरूरत है। जो अभी हमारे दोनों पत्रकार मित्रों ने कहा कि लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र न बूढ़ा हुआ है और न वो शैशवावस्था में है, और इसलिए भारत के लोकतंत्र की परीक्षा भी हुई है। तो भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा थी और उस परीक्षा में भारतीय लोकतंत्र सफल हुआ। और मैं इसके लिए भारतीय जनता के साथ साथ, शायद जो बात जून को जो है इमरजेंसी की याद की जाती है, और अगर गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में होती है तो कांग्रेस को कदम खड़ा किया जाता है, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जो है वो रक्षात्मक रहते होना भी चाहिए, तो उनका इमरजेंसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम सब लोग उस दौर से देखे हुए हैं, यहाँ तो मेरठ में बहुत लोग होंगे जो लड़े भी होंगे, जेल भी गए होंगे। तो लेकिन इमरजेंसी हटाने का फैसला भी तत्कालीन प्रधानमंत्री का था, जिन्होंने लगाई थी, और कोई उस वक्त बहुत बड़ा जन आंदोलन का दबाव नहीं था। क्षमा करेंगे, सारे राजनेता जेलों में थे और कुछ लोग तो चिट्ठियां भी लिख रहे थे, और आंदोलन लगभग शांत हो चुका था। और संपूर्ण भारत में 77 में चुनाव होते हैं तो उत्तर भारत में कांग्रेस बुरी तरह हारती है, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस लौट के आती है। तो क्या इमरजेंसी खाली उत्तर भारत में लगी थी? दक्षिण के लोग उससे पीड़ित नहीं थे, लेकिन वहां क्यों लौटी कांग्रेस? केरल में, कर्नाटक में, और फिर इंदिरा गांधी जाकर चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ती है और जीतती। तो ये विचारणीय प्रश्न है। उसका कारण है वो अलग, फिर इमरजेंसी को बहस हो जाएगी तो वो अलग विषय हो जाएगा कि उत्तर भारत में क्यों हारी हुई, दक्षिण में क्यों जीती। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फिर 1980 में जो भारी बहुमत से जनता की आवाज में आपका स्वागत है। नववर्ष के पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे समाज देशवासियों से? सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम नदीम है और मैं प्यार मोहब्बत करें, यही भाईचारा होता है, और आपस में भाईचारा बनाए रखें। हम खुद आपस में भाईचारा रखते हैं, तभी तो हम आपस में घूमते हैं, बाहर रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेम भावना ही आपस में भाईचारा है। दिल से दिल मिले रहें और आपस में नए साल की सबको शुभकामनाएं।
नमस्कार, आप दिख रहे हैं मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ में एक से बढ़कर एक जायका है। जायकों का क्या कहना, लोग पैसा बात के लिए, स्वाद के लिए खर्च करते हैं। अगर जायके की बात करें तो अगर आप कभी भी अख्तर मस्जिद आते हैं तो बहुत ही लाजवाब कबाब और चिकन मिलता है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। हम हमेशा यहीं आके खाते हैं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से नववर्ष के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सबसे पहले हम चाहेंगे अपना नाम आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद सईद है जी। आप यहाँ पर कई सालों से लगे हैं, आप कई पीढ़ियां गुजर दादा का टाइम से कई पीढ़ियां आपकी गुजर गई हैं। आप जायका देते हैं लोगों को, इतने अच्छे कबाब बनाते हैं, इतने अच्छे चिकन वगैरह फ्राई करते हैं, तंदूरी करते हैं। कैसा लगता है आपको, लोगों को आप सेवा करते हैं? अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि हम खिदमत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहते हैं कि सबका नया साल अच्छा बने। बिल्कुल, शुभकामनाएं रहें, ऊपर वाले की कृपा रहे। बस इतना सही बात है, बड़ों का दुआ आशीर्वाद होना चाहिए। और लोग अक्सर हमारे मुल्क के अंदर अमन शांति कायम है। बिल्कुल, नए साल के इस पावन अवसर पर सर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग आए, अच्छे से अच्छे जायके के साथ जुड़े। कहते हैं कि पैसा बात को या स्वाद को, और पैसे के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाने कहाँ जाते हैं स्वाद के लिए। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि चौथी पीढ़ी यानी कि उनके बेटे भी शामिल हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ईशान। ईशान, कैसा लगता है आपको जो आपके दादा, आपके पापा और आज आप और शायद आपके बच्चे भी इस काम में हो आएंगे आगे? नहीं, तो ये तो गैर वकालत कर रहा है। वकालत कर रहे हैं, क्या बात है, मगर पापा का साथ दे रहे हैं आप। कैसा लगता है आपको जब अपने फादर के आप कंधे से कंधा मिलाते हैं? नई जनरेशन को क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है, बेहतर है। हम इधर उधर काम बैठने से बेहतर है कि हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत कम सर बोलते हैं, कभी चैनल पर नहीं आए हैं और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर, हमारे लिए दो शब्द क्या कहेंगे? हमारा चैनल आपको कैसा लगता है? बहुत बेहतरीन चैनल लगता है आपको, आप हमारी बहन की तरह हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपने जो करा हमारे लिए अच्छा गया। बाकी जो है हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा रहे। बिल्कुल, और हम भारत देश के वासी हैं, हम भारत देश के अंदर रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलजुल के, हम भाई भाई सब बहन भाई एक साथ रहें। बिल्कुल, जैसे कहती हूँ मैं हर बार के मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी के हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, समाज हमारा है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी को मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हैप्पी हो आपका दिन। थैंक यू। नमस्कार, आप दिख रहे हैं मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। आइए बात करते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ हैं जो वाकई काबिल तारीफ है। इरफान मलिक उनका नाम है और समाज की, देश की सेवा तन मन धन से करते हैं। नववर्ष के पावन अवसर पर क्या कहना चाहते हैं अपने समस्त देशवासियों से? सर, बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप जो परिचय देना चाहते हैं इस पावन अवसर पर, क्या कहना चाहते हैं प्लीज? मैं इरफान मलिक मेरठ न्यूज जनता चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, नौजवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये न्यू वर्ष आपसी तालमेल बना के इसे मनाए दर्ज करता हूं। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज उठाती हूँ और चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करूँ। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज नई जनरेशन के बच्चे और हमारे जो मोटरसाइकिल पे 3-3 4-4 लोग बैठ के जो है स्टंटबाजी करते हैं वो ना करें। इसी से भी मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से जो है, और सभी एक दूसरे को जो है प्यार मोहब्बत से अपना नववर्ष मनाए। थैंक यू सो मच। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? हमारे लिए हमारा चैनल आपको कैसा लगता है? आपका चैनल बहुत बढ़िया है, थैंक यू, बहुत अच्छा है। आप तरक्की करेंगे बहुत जल्दी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देशवासियों के लिए। थैंक यू सर। मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए दिल से दुआ करता हूँ, आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नगमा के साथ। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में है। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज, नगमा के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सर।